हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग पेडागोजी स्पेशल क्लासेस में 7th क्लास है जी हमारी ह्यूमन मेमोरी की, यानी 7 चैप्टर है ये। कौन सी क्लास का? 11th क्लास की एनसीईआरटी साइकोलॉजी का। ओके तो ये ड्रिल आप लोगों को पता है कि हम साइकोलॉजी कवर कर रहे हैं DSSB के लिए। एंड ह्यूमन मेमोरी यानी मानव स्मृति जो है वो इसके बारे में हम आज ये टॉपिक है, ये चैप्टर का नाम है जिसके बारे में हम चीजें डिस्कस करेंगे कि मेमोरी होती क्या है। सो देखिए, अगर मैं एक चीज बताऊं आप लोगों को, मैंने कमेंट सेक्शन में देखा कि कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि हिंदी वालों के लिए क्या कुछ इंक्लूड नहीं होगा। देखिए, मैं अपनी तरफ से ना पूरी कोशिश कर रही हूं कि मैं हिंदी के इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो है वो इंक्लूड कर पाऊं। स्टिल मैं एक बार ये चाह रही हूं कि अगर आप लोगों में से जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं, प्लीज मुझे विद इन 1 और 2 डेज कमेंट करके बताइए कि उनको ऐसे समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर नहीं आ पा रहा अभी भी इतनी हिंदी इंक्लूड करने के बाद भी, सो आई एम रियली सॉरी, बिकॉज अगर इतनी हिंदी की बात समझ नहीं आ रहा तो मैं ये भी हटा ही देती हूँ। जो मेरा नॉर्मल प्रोसीजर था, जैसे मैं नॉर्मल समझाती थी, उसमें मैं कंपैरेटिवली फास्ट जो है वो पीपीटीज बना पाती थी। अब मैं हिंदी में चीजें थोड़ी बहुत भी अगर इंक्लूड कर रही हूँ ना, उसमें भी मुझे टाइम लग रहा है, क्योंकि मुझे हिंदी और इंग्लिश दोनों में वो चैप्टर देखना पड़ रहा है अच्छे से। ओके सो एक बार हिंदी स्टूडेंट्स, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स एक बार बता दीजिए, वरना फिर समझाती तो मैं हिंदी में ही हूं, आपको समझ आ जाना चाहिए जिनको वैसे भी आ रहा होगा। अदरवाइज फिर मैं ये वर्ड्स जो है, जो मैं हिंदी में इंपॉर्टेंट वर्ड्स इंक्लूड करने की ट्राई कर रही हूँ, उनको भी फिर मैं रिमूव कर दूंगी, ताकि मैं कंपैरेटिवली फिर अपने हिसाब से जल्दी सिलेबस करवा सकूं। ठीक है, दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले आप लोगों को, अगर आप लोग ये वाली वीडियो एक बार देख लीजिए ऑब्वियसली, इसके बाद आपको मेमोरी करके मैंने एक वीडियो डाल रखी है, बीएड के लिए डाली थी, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझा रखा है। फॉरगेटिंग करके एक चीज फॉरगेटिंग का भी एक टॉपिक डाल रखा है, एक वीडियो है जिसमें अच्छे से ये कर्व जो है फॉरगेटिंग का ये भी समझा रखा है। ये जो कर्व है ना, ये आपका अभी एनसीईआरटी में भी इंक्लूडेड है, तो मैं यहां रिपीट नहीं करूंगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी करवा रखा है फॉरगेटिंग वाली वीडियो में। तो ये दोनों की दोनों क्लासेस आपको ऑलरेडी करनी है, मैं आपकी प्लेलिस्ट में भी इनको डालने की ट्राई करूंगी, डाल दूंगी। ओके चलिए, अब जितना चैप्टर में दे रखा है उसके बारे में बात करते हैं। तो मानव स्मृति, स्मृति या स्मरण यानी याद करना, वो चीज अगर आप भूल गए, फॉरगेट कर दिया, तो वो विस्मरण हो जाएगा। ठीक है, सो मेमोरी होती क्या है बेसिकली? तो जो चीजें आप क्या करते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, जो भी चीजें, कोई भी, चाहे आप बुक का चैप्टर पढ़ रहे हैं या आपने कोई मूवी देखी है, कोई इंसिडेंट देखा है होते हुए, तो आप उसको क्या कुछ टाइम बाद जो है उसको रिकॉल कर पाते हैं, वापस से याद कर पाते हैं एज इट इज, कि मान लो हफ्ते पहले क्या हुआ था, या जो है 2 दिन पहले क्या हुआ था, या 1 महीना पहले क्या हुआ था। तो वो जो सिचुएशन है ना, जहां पे वो पहले वाली इंफॉर्मेशन को रिटेन करना दिमाग में, रिटेंशन हमने पढ़ा है ना कि हम रिटेन करेंगे स्टूडेंट्स को क्लासेस में, यानी ड्रॉप आउट्स नहीं होंगे, रिटेन मतलब वहीं रहना। तो वो इंफॉर्मेशन आप अपने दिमाग में रिटेन कर पाते हैं या नहीं, और उसके बाद जब समय आने पर आपसे पूछा जाए कुछ टाइम बाद, तो उसको रिकॉल कर पाते, दोबारा से आपको वो चीजें ध्यान आती हैं या नहीं आती। ठीक है, सो वो क्या है जी? मेमोरी है कि आप कितना जो है रिटेन और रिकॉल कर पाते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ टाइम बाद। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कोग्निटिव टास्क यू आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म। तो जिस तरीके का कोग्निटिव टास्क आपके सामने होगा, संज्ञानात्मक जो है टास्क आपको दिया गया होगा, उस तरीके से आपको वो चीजें रिटेन करनी है और फिर रिकॉल करके रिप्रोड्यूस करनी है, सामने रखनी है, बतानी है वो। ठीक है, सो इट माइट बी नेसेसरी टू होल्ड एन इंफॉर्मेशन फॉर अ फ्यू सेकेंड। सो अगर आप कुछ सेकेंड्स के लिए भी इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हैं तो वो भी मेमोरी की डेफिनेशन में इंक्लूड हो जाएगा। ओके अब मेमोरी का जो प्रोसेस है जी, वो 3 इंडिपेंडेंट स्टेजेस हैं, इंटर रिलेटेड है। जैसे इनकोड करना यानी कूट संकेतन, कि जो भी चीज आपको दिखाई गई, आपने देखी, वो एनकोड कर रहे हैं आप, अपनी तरीके से समझने की उसको कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब अपने तरीके से जो आपने उसका मतलब निकाला है, आपने समझा है, उसको अपने दिमाग में बिठाएंगे, स्टोर करेंगे। जैसे भंडारण होता है ना, कि हम गेहूं की स्टोरेज है, या किसी भी पर्टिकुलर चीज की कोल्ड स्टोरेज है, कि यहाँ पे ठंडा वातावरण है और यहाँ पे चीजें स्टोर की जा सकती हैं। तो वैसे ही है कि आप इंफॉर्मेशन को जो आपने समझी है, जिसको एनकोड किया है, उस एनकोडेड इंफॉर्मेशन को, उसको आप भंडारण करेंगे उसका, यानी स्टोर करेंगे उसको। ठीक है, स्टोर करने के बाद जब आपको जरूरत पड़ेगी उस इंफॉर्मेशन की, आप उस दिमाग में से जो स्टोरेज था, आपका भंडारण था, उसमें से उसको वापस से रिट्राइव करेंगे, यानी पुनरुद्धार करेंगे उसका, वापस से उसको रिप्रोड्यूस करेंगे। ठीक है जी, तो ये 3 स्टेजेस हैं, एनकोड करना, स्टोर करना, और फिर जब जरूरत पड़े तो उसको रिट्राइव करना, यानी पुनरुद्धार उसका करना। तो ये 3 स्टेजेस आपको पता होनी चाहिए। ठीक है,
अच्छा, अब एक एनालॉजी इन्होंने दे रखी है कंप्यूटर की और ह्यूमन ब्रेन की, कि जैसे कंप्यूटर में एक टेम्परेरी मेमोरी होती है, एक परमानेंट मेमोरी होती है, ठीक है। तो टेम्परेरी मेमोरी जरूर उसमें सारी चीजें परमानेंटली स्टोर नहीं होती ना, लेकिन परमानेंट मेमोरी जैसे हार्ड डिस्क है उसके अंदर सारी चीजें परमानेंटली स्टोर होती हैं, ठीक है। वैसे ही ह्यूमन बींग्स के अंदर भी सारी चीजें परमानेंटली स्टोर नहीं हो सकती, कुछ चीजें टेम्परेरी होती हैं, कुछ एक इंफॉर्मेशन कुछ टाइम तक रहती है, कुछ ज्यादा टाइम तक रहती है, ठीक है। जैसे मान लो आप कहीं भी खड़े हैं, मान लो रेलवे स्टेशन पे हो, बस स्टैंड पे हो या पब्लिक में खड़े हो, तो बहुत सारी चीजें आपके आसपास हो रही हैं, ओके। लेकिन आप सारी चीजों को तो दिमाग में नहीं बिठा सकते ना कि यहाँ क्या क्या हो रहा था, या सारी चीजें तो आपको याद नहीं रहेंगी, राइट। सो वही चीज यहाँ पे बता रखी है। और ये जो एनालॉजी इन्होंने की, ये जो कंपैरिजन किया कंप्यूटर का और ह्यूमन ब्रेन का, वो एनालॉजी से एक जो है क्या मॉडल निकल के आया मेमोरी का, जो मॉडल एटकिंसन और शिफ्रिन ने दिया था 1968 में, जिसको स्टेज मॉडल या फिर अवस्था मॉडल भी बोलते हैं। अब ये स्टेज मॉडल या अवस्था मॉडल है क्या? ये 3 टाइप से चीजें बताता है जी। कोई भी इंफॉर्मेशन या सूचना आपके दिमाग में है तो वो सबसे पहले सेंसरी मेमोरी में जाती है। सेंसेस के थ्रू आपको जो चीजें मतलब जो इंफॉर्मेशन पता चल रही है, ठीक है, तो वो सेंसरी मेमोरी होगी। तो वो सेंसरी मेमोरी में उसकी स्टोरेज कैपेसिटी तो बहुत है, वो एकदम जैसे मान लो मैंने बताया ना अभी, आपको दिख तो सारी चीजें रही हैं लेकिन 1-2 सेकंड में आप भूल जाएंगे उन चीजों को कि क्या क्या थी। आप एक क्राउडेड प्लेस में अगर खड़े, क्राउडेड जगह में खड़े हैं, ठीक है, तो वो ड्यूरेशन क्या है, लेस देन 1 सेकंड। तो वो सेंसरी मेमोरी में जो जो चीजें एकदम से बम्बार्ड हो रही है ना, दिख रही हैं आपको एकदम से, कि मान लो आप कहीं भीड़ भाड़ वाले इलाके में खड़े हो, आपको बहुत सारे लोग आते जाते दिख रहे होंगे, दुकानें दिख रही होंगी, कोई कुछ चिल्ला रहा होगा, कोई कुछ बोल रहा होगा, तो बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही है वहां। तो वो सारी चीजें लेस देन 1 सेकंड के लिए आपकी मेमोरी में होती हैं, आपने देखी हैं वो सारी चीजें, ठीक है। अब उन चीजों में से आप किसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर अटेंशन देंगे ना, तो जब आपने अटेंशन दी, अवधान किया उसके ऊपर, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में वो चीजें चली गई, यानी संवेदी स्मृति से अल्पकालिक, थोड़े काल के लिए, थोड़े टाइम के लिए। यहां पे क्या था, लेस देन 1 सेकंड, अब आ गया लेस देन 30 सेकंड, तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो है चीजें चली गई, ओके। अब 30 सेकंड से कम है चीजें, मतलब 30 सेकंड से कम तक आपको याद रह रहा है, तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी है। अब शॉर्ट टर्म है यानी कुछ टाइम के लिए, वो तो हमें समझ आ गया, लेकिन इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी स्मॉल है। हम सारी चीजों को, मतलब यहां पे जैसे हमने बहुत सारी चीजें देखी है ना, स्टोरेज कैपेसिटी में बहुत सारी चीजें देखी है एक बार के लिए, 1 सेकंड से कम के लिए, तो वो सेंसरी मेमोरी में तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म मेमोरी में उसमें से कुछ चीजें जाएंगी ना, तो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो स्मॉल हो जाएगी जी, ठीक है। देन इलेबोरेटिव रिहर्सल्स होंगे, यानी आपने उस चीज को या तो बार बार देखा, या जैसे हम बोलते हैं ना बार बार रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, तो वो इलेबोरेटिवली यानी आपने विस्तार पूर्वक उसका अभ्यास किया है, ठीक है, रिहर्सल्स किए, पूर्वाभ्यास किया है, तो वो इलेबोरेटिव रिहर्सल्स के बाद वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीज जाएगी, जहां पे वो परमानेंटली स्टोर होगी बहुत लंबे टाइम के लिए। और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो अनलिमिटेड होती है, कितनी भी चीजें आपको ध्यान रह सकती हैं, जैसे आपकी लाइफ में अब तक क्या क्या हुआ है, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होंगे जो आपको डिटेल में याद होंगे अच्छे से, तो वो अप टू लाइफ टाइम आपको चीजें याद रहती हैं, वो आपकी रहेगी जी लॉन्ग टर्म मेमोरी या फिर दीर्घकालिक स्मृति। दीर्घ मतलब ज्यादा लंबे टाइम के लिए कंपैरेटिवली, ठीक है, जीवन पर्यंत। तो संवेदी, अल्पकालिक और दीर्घकालिक, तो ये 3 चीजें आप जो है 3 जो हमारी मेमोरी के टाइप्स हो गए एक तरीके से, या मेमोरी सिस्टम के अंदर हमारी ये 3 चीजें आएंगी। तो स्मृति तंत्र में 3 तरीके की मेमोरी, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी की हम बात करते हैं। ये हमारा अवस्था मॉडल या स्टेज मॉडल ऑफ मेमोरी जो है रहेगा। अब जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है लंबे टाइम के लिए, उसमें बहुत सारे टाइप्स अलग अलग जो है साइकोलॉजिस्ट ने दे रखे हैं, बट अपनी एनसीईआरटी में ये 4 चीजें मेंशन कर रखी हैं। एक है डेक्लेरेटिव, घोषणात्मक, एक प्रोसीजरल मेमोरी या प्रक्रियात्मक, ठीक है, एपिसोडिक घटनापरक, और सिमेंटिक या आर्थी मेमोरी स्मृति, ये टेल्विंग ने दी है दोनों चीजें। मतलब एपिसोडिक और सिमेंटिक जो है ये 2 टाइप जो लॉन्ग टर्म मेमोरी के हैं, ये टेल्विंग ने दिए हैं, ये नाम आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब ये होती क्या है चारों की चारों, तो जो डेक्लेरेटिव मेमोरी है, मतलब वो एक होता है ना डेक्लेरेशन कर देना, या जो फैक्ट्स हैं, जो चीजें हैं वो चीज, जैसे भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, ठीक है, रिक्शा के 3 पहिए होते हैं, फ्रॉग जो है वो एम्फीबियन है, यानी वो पानी में भी रह सकता है और बाहर जमीन पे भी रह सकता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें ये क्या है, ये फैक्ट्स हैं। तो जो भी फैक्ट्स हैं, नेम है, डेट है कोई, तो ये जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो कहां स्टोर होती है, वो उसको हम बोलते हैं जी डेक्लेरेटिव मेमोरी, ठीक है।
प्रोसीजरल मेमोरी एक प्रोसीजर के बाद, जैसे आपने साइकिल चलाना सीखा तो वो एक प्रोसीजर है ना पूरा, कैसे आपने सीखा, कैसे बैलेंसिंग की, क्या सब चीजें हुई। तो कोई भी टास्क की जब हम बात कर रहे हैं, यानी इट रेफर्स टू मेमोरीज रिलेटेड टू प्रोसीजर्स। कोई भी टास्क को कंप्लीट करना, कोई भी स्किल को सीखने के लिए जो जो प्रोसीजर आपने फॉलो किया है वो आपके दिमाग में रहेगा कॉन्टिन्यूटी में, तो वो रहेगी आपकी प्रोसीजरल मेमोरी। यानी कैसे आप राइड करेंगे, हाउ टू मेक टी या हाउ टू प्ले बास्केटबॉल, तो ये जो चीजें हैं ये आपकी प्रोसीजरल मेमोरी यानी प्रक्रियात्मक, क्योंकि इसमें एक प्रक्रिया हुई है उस चीज को करने के लिए। ठीक है, तो इसमें चीजें हैं क्या है जो डिक्लेरेटिव है, लेकिन प्रोसीजरल में है कैसे हुई हैं चीजें, वो पूरा प्रोसेस जो है, प्रोसीजर जो है वो इस मेमोरी में रहेगा। ओके, देन आता है एपिसोडिक मेमोरी। तो एपिसोडिक मतलब वो एक बायोग्राफिकल डिटेल होती है ना। अब आपको याद है कि आपका जो है कि मतलब आपके लाइफ में क्या क्या घटनाएं घटी हैं या आपकी फ्रेंड की लाइफ में क्या हुआ था, तो वो एक एपिसोड्स हैं लाइफ में भी, जैसे वेब सीरीज के एपिसोड होते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे लाइफ में भी एपिसोड्स हैं। तो जो बायोग्राफिकल डिटेल्स हमारी लाइफ में होती हैं वो किस में होती है जी, एपिसोडिक मेमोरी में होती है। यानी जो घटनाप्रक है, जो घटनाएं हुई हैं आपकी जिंदगी में वो जो आपको याद रहेंगी, तो वो एपिसोडिक मेमोरी आपकी होगी, घटनापरक स्मृति जो है उसको हम कहेंगे। ठीक है, सिमेंटिक मेमोरी क्या होगी, आर्थी स्मृति। तो इज द मेमोरी ऑफ जनरल अवेयरनेस एंड नॉलेज। तो जो भी कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज, रूल्स या लॉजिक जो भी चीजें हैं जिसके मतलब वो एक जनरल अवेयरनेस है, जिसको कॉमन सेंस बोल देते हैं, तो जनरली जो आप अवेयर हैं चीजों को लेके वो किस में स्टोर होगा, सिमेंटिक मेमोरी में। और जनरल अवेयरनेस के अलावा जो आपकी एपिसोड बने हुए हैं, घटनाएं घटी हुई हैं जनरली, तो वो क्या रहेंगे, एपिसोडिक मेमोरी। ठीक है, तो डेक्लेरेटिव, प्रोसीजरल, एपिसोडिक, सिमेंटिक, ये हैं चारों के चारों लॉन्ग टर्म मेमोरी के ही टाइप्स। चलिए, अब कुछ एक और भी मेमोरी है जो यहां बॉक्सेस में आपकी बुक में मेंशन कर रखी हैं, जैसे वर्किंग मेमोरी। तो वर्किंग मेमोरी रेफर्स टू द पार्ट ऑफ ह्यूमन मेमोरी डेडिकेटेड टू प्रोसेसिंग एंड यूटिलाइजिंग टेम्परेरी इंफॉर्मेशन। यानी वर्किंग में प्रोसेस चल रहा है, वो वर्किंग में है वो चीज, है ना। तो वर्किंग मेमोरी मतलब उसका कार्य चल रहा है, तो वो मेमोरी ऐसा नहीं, मतलब एक तरीके से शॉर्ट टर्म भी है क्योंकि वो चीजें अभी पूरी तरीके से लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपकी में गए नहीं है, तो वो वर्किंग मेमोरी उसको हम बोलेंगे कि आप जो है कोई भी इंफॉर्मेशन आपको दिख रही है, आप उसको यूटिलाइज कर रहे हैं और चीजों को करने की कोशिश कर रहे हैं। आई विटनेस मेमोरी, जैसे वो होता है ना, गवाह पेश करते हैं कि हाँ ये आंखों देखी गवाही देगा कि इसने सब कुछ देखा था उस इंसिडेंट के टाइम पे, तो वो आई विटनेस मेमोरी जो है वो रहेगी कि आई विटनेस की क्या मेमोरी है। कई बार ये भी एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू पाया गया है कि आई विटनेस की मेमोरी जो है वो इतनी नहीं होती जितनी, मतलब जितना उसको तवज्जो दी जाती है ना, कि जितनी इंपॉर्टेंस उसको दी जाती है कि नहीं ये इंसान वहीं प्रेजेंट था। क्योंकि अगर आप वहां पर, जैसे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी यहां पे दे रखा है अगर आप बुक में देखेंगे तो, कि दो कार जो है वो टकराई और एक्सीडेंट हुआ। ओके, तो वहां पे जो आई विटनेस हैं उनसे ये चीज पूछी गई, मतलब उनको ये चीज दिखाई गई एक्सपेरिमेंट करने के लिए, टीवी पे उनको दिखाया गया कि ऐसे एक्सीडेंट हुआ, तो उन्होंने देखा है, वो आई विटनेस हो गए वो लोग टीवी पे, मतलब तो वो चीज जो दिखाई उन्होंने, तो वो चीज जब उनसे पूछी गई, जैसे ही उनसे पूछा गया कि कितनी जो है तेजी से वो कारें टकराई, ठीक है, तो वो कोलाइड को कितनी तेजी से टकराई, अगर टकराई वर्ड यूज किया गया तो उनका था कि 40 किलोमीटर पर आवर होगा शायद। ठीक है, मतलब इतनी स्पीड हो सकता है उसकी गाड़ी की हो ऐसा। लेकिन जैसे ही उनसे पूछा गया कि उन दोनों कार क्या कांटेक्ट में जब वो आई तो कितनी स्पीड थी, तो जैसे ही हमने टर्मिनोलॉजी अलग यूज की ना, हमने कांटेक्ट वर्ड यूज किया जैसे ही कोलाइड की बजाय, तो वहां पे उन्होंने 31 किलोमीटर पर पे आ गए थे वो, कि 31 किलोमीटर पर आवर होगी। तो इट्स लाइक कि आपने वो इतना ध्यान से, आपको नहीं पता चीजें, आप ये ऑब्जर्व करने के लिए नहीं बैठे थे कि वो दोनों कारें टकराएंगी ही। तो जैसे ही आप शब्दों का अलग इस्तेमाल करेंगे ना, तो वो आई विटनेस मेमोरी जो है वो भी बिल्कुल ऐसे जितनी तवज्जो उसको दी जा रही है उतनी नहीं दी जानी चाहिए। इस तरीके का एक्सपेरिमेंट आपकी बुक में मेंशन है। ओके, फॉल्स मेमोरी क्या होगी जी, कई बार हम सोचते हैं ना कि हमने शायद वॉशिंग मशीन ऑन की थी, एक बार चेक करके आती हूँ, और वो नहीं थी ऑन। ठीक है, आप जो है आपने मान लो कुकर में कुछ डाल के रख दिया और आप आ गए, फिर आपको याद आया कि मैंने गैस ऑन किया है या नहीं किया, आपको लगेगा किया तो था, बट आप जाके देखेंगे आप तो गैस ऑन करना ही भूल गए। तो वो क्या है, फॉल्स मेमोरी। मतलब आपके दिमाग में आपको लगता है कि ऐसा हुआ है रियल में, बट ऐसा नहीं हुआ होता।
ओके तो वो फॉल्स मेमोरी है आपकी। फ्लैश बल्ब मेमोरी, फ्लैश बल्ब मतलब एक तो फ्लैशबैक होता है ना जैसे, तो वो पीछे जाके वाली सिचुएशन कि फ्लैश बल्ब मेमोरी मतलब कि एक वो होता है ना सडनली जो एकदम से अचानक सरप्राइजिंगली आपको पहले की कोई चीज याद आ जाए, तो वो यूजुअली क्राइसिस के टाइम पे जो भी कल्चरल या इमोशनल सिग्निफिकेंस उस पर्टिकुलर इवेंट का रहा होगा वो मेमोरी में आपकी में फीड है, तो उसको फ्लैश बल्ब मेमोरी हम बोल रहे हैं। जैसे 9/11 का अटैक या मान लो इंदिरा गांधी की जो है असैसिनेशन हुआ था, उसको गोली मार के हत्या हुई थी, तो वो क्या है, एक फ्लैश बल्ब मेमोरी में है कि हाँ ऐसा हुआ था। ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी यानी किसी की पर्सनल हिस्ट्री से रिलेटेड है कि आपके बचपन में क्या क्या चीजें हुई थी, आपने गाड़ी चलाना पहली बार कैसे सीखा, आप पहली बार अपनी वाइफ से कहां मिले थे, ठीक है, या पहले मतलब वो जो पहली बार वाली चीजें लगा लो, या आपकी मेमोरी में वो एक्सपीरियंसेस जो आपकी पर्सनल लाइफ में चीजें हुई हैं, तो वो ऑटोबायोग्राफी रहेगी आपकी, उसी से रिलेटेड जो आपकी मेमोरी में फीड है, तो उसको ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी बोल देंगे। ठीक है, एक है जी इम्प्लिसिट मेमोरी, refers to the change in your performance that recurs आएगा ये as a result of that occur as a result of prior experiences without conscious recollection of that prior experience। जैसे मान लो आप मतलब आपने कॉन्शियसली नहीं सोचा कि ऐसा हुआ होगा, कुछ चीजें होती है ना जो आपकी चीज, जैसे हमने कोडिंग पढ़ा था, तो कोडिंग में हम क्या बोल रहे थे कि लास्ट तक आप जो है आते आते उसको इतना स्किलफुल हो जाएगी वो चीज कि आप नींद में उठ के भी कोडिंग कर सकते हैं। ठीक है, सो वो चीज क्या है, वो इम्प्लिसिट मतलब अंदर ही समा गई है वो चीज, कि अब आपको ध्यान नहीं है कि पहले क्या एक्सपीरियंस हुआ था या किस वजह से आप कोई काम कर रहे हैं, बट वो ऑलरेडी आपके प्रायर एक्सपीरियंसेस की वजह से आप कोई परफॉर्म मतलब कोई रिजल्ट या कोई चीज आप कर रहे हैं, तो वो आपकी मेमोरी में ऑलरेडी फीड है। तो वो इम्प्लिसिट मेमोरी मतलब पहले से ही कोई चीज आपके अंदर समाई हुई है, उस वजह से आपने कोई रिजल्ट या कोई मतलब कोई डिसीजन लिया, लेकिन आपने कॉन्शियसली नहीं सोचा था कि इस वजह से मैं ये कर रहा हूं या ये कर रही हूं। ओके, तो वो ऑटोमेटिकली इम्प्लिसिटली है, जैसे हम बोलते हैं ना एक्सप्लिसिटली, दिखा हुआ कोई हो, दिखा दो कोई बोल रहा हो कुछ, तो इम्प्लिसिट मतलब अंदर ही वो चीज ऐसी है, आपके अंदर वो एक्सपीरियंस उस वजह से आपके डिसीजंस को अफेक्ट कर रहा है वो एक्सपीरियंस, लेकिन आप कॉन्शियस नहीं है, आपको कॉन्शियसली नहीं पता कि आप उस वजह से ऐसा कर रहे हैं। ओके, तो वो इम्प्लिसिट मेमोरी होगा। अब लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग यानी प्रक्रमण स्तर, तो ये क्या रहेगा, मतलब आप कैसे प्रोसेस करेंगे इंफॉर्मेशन को, तो ये क्रैक और लॉकहार्ट ने 1972 में लेवल ऑफ प्रोसेसिंग के ऊपर अपना व्यू प्रेजेंट किया, और उनका क्या नजरिया था, क्या व्यू था, वो 3 लेवल में ये बोल रहे हैं कि 3 लेवल में, जो 3 लेवल है एनकोडिंग के, मतलब जब आप एनकोड करते हैं इंफॉर्मेशन को, समझने की कोशिश करते हैं कि स्ट्रक्चरल बेस पे या फोनेटिक बेस पे या सिमेंटिक बेस पे, ठीक है, यानी संरचनात्मक स्ट्रक्चर, फोनेटिक यानी ध्वन्यात्मक, ध्वनि मतलब फोनीम्स बोलते हैं ना इनको, इंग्लिश में आप पढ़ते भी होंगे, सिमेंटिक आर्थिक यानी जो आपका पर्टिकुलर सिंटेक्स जो होता है ना वैसे वाला। तो वो 3 लेवल्स जो है उस तरीके से आप इंफॉर्मेशन को कोड करते हैं, और इनका कहना है कि अगर इंफॉर्मेशन सिमेंटिक लेवल पे कोड हुई है तो वो डीपेस्ट लेवल है और प्रोसेसिंग का, और उस पे ज्यादा बेटर रिटेंशन आपकी रही है, मतलब ज्यादा टाइम तक आप चीजों को याद रख पाएंगे। सो आप इनको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि अगर स्ट्रक्चरल लेवल पे आपने एनकोडिंग की है, या फिर आपने फोनेटिक लेवल पे एनकोडिंग की है, या सिमेंटिक लेवल पे। सो अगर आप टॉप टू बॉटम आएंगे स्ट्रक्चर टू सिमेंटिक, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि लेवल ऑफ प्रोसेसिंग डीप कहां पे है, तो वो डीपेस्ट लेवल है सिमेंटिक। ओके, चलिए मेथड्स ऑफ मेमोरी मेजरमेंट यानी स्मृति का मापन आप कैसे करेंगे, उसकी विधियां हैं जी कि किसकी कितनी मेमोरी है, ये कैसे पता लगाएंगे हम, मेजरमेंट कैसे करेंगे। तो उसमें पहला है फ्री रिकॉल एंड रिकग्निशन, यानी जो पुनः स्मरण, यानी फ्री रिकॉल, वापस से आप पुनः स्मरण याद कर रहे हैं चीजों को। जैसे मैंने आप लोगों को कोई पिक्चर्स दिखाई, फिर मैंने आपको बोला कि आप इसमें से आपको क्या क्या ध्यान है वो बताइए, तो आपने फ्रीली रिकॉल की चीजें, तो जो जितनी जल्दी रिकॉल कर लेगा उतनी उसकी उतनी ही अच्छी मेमोरी होगी। ठीक है, सेंटेंस वेरिफिकेशन टास्क, तो सेंटेंस को वेरीफाई करना है। वेरीफाई करना मतलब ये सेंटेंस सही है कि गलत है, तो आपने कुछ सेंटेंसेस उनको दिखाए जिनकी आप मेमोरी जो है मेजरमेंट करना चाह रहे हैं, तो वो वाक्य का सत्यापन कार्य, मतलब वो सत्य है या असत्य है, ये काम जब आप करवा के देखेंगे तो वो चीज से हमें पता चल जाएगा। जो जितनी जल्दी सही गलत बताएगा, जितने अच्छे से बताएगा कि हाँ सही इंफॉर्मेशन किसने बताई है, तो वो सेंटेंस वेरिफिकेशन टास्क होगा। ठीक है, उससे हम मेजर कर सकते हैं कि
जिसने जितना बढ़िया तरीके से ट्रू फॉल्स सही बताए हैं तो वो उसकी उतनी अच्छी मेमोरी है। प्राइमिंग में क्या है कि फॉर मेजरिंग इंफॉर्मेशन वी कांट रिपोर्ट वर्बली। कई बार हम कोई इंफॉर्मेशन वर्बली रिपोर्ट नहीं कर पाते, मतलब आप शाब्दिक रूप से उसको बता नहीं पाते। जैसे आपने आसपास बहुत सारी चीजें आप देखते हैं, गार्डन हो गया या बुक हो गई या कोई भी चीज, बहुत सारी चीजें, प्लेग्राउंड हो गया, तो अब आप क्या करेंगे, आप उनके हाफ वर्ड देंगे। जैसे मैंने GAR दे दिया, CA दे दिया, ठीक है, MA दे दिया, तो अब यहां से ये स्पेलिंग्स कौन अनकॉन्शियसली जल्दी से कंप्लीट करता है, मतलब वो उनको आप लोगों को लगेगा कि आप गेस कर रहे हैं, बट ये ऑलरेडी आपकी मेमोरी में कहीं ना कहीं फीड होते हैं चीजें, क्योंकि आप उनको देख रहे होते हैं। आपने रिपोर्ट नहीं किया, मतलब बोल के नहीं बता रहे आप कि अच्छा ये इसलिए मुझे गार्डन याद है क्योंकि मैं रोज गार्डन जाता हूं टाइप्स, तो वो GAR है तो आप गार्डन भी बोल सकते हैं, गार्डनर भी बोल सकते हैं, कोई भी चीज हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। तो वो आपकी मेमोरी के अकॉर्डिंग होंगी चीजें। तो यहाँ इस तरीके के वर्ड्स आपको देके और उनको फिलअप करवाया जाए आपसे, तो वो भी क्या होगा जी, एक तरीका होगा मेमोरी को मेजर करने का, उसको हम प्राइमिंग बोलते हैं या प्राथमिक लेप बोलते हैं, ठीक है। अब जो नॉलेज हमने गेन की है, जो एनकोड की है, पूरी की पूरी चीजें याद की हैं, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और मेमोरी में वो कैसे ऑर्गेनाइज्ड रहेगी, वो पूछा गया है, बताया गया है एक्चुअली, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ रिप्रेजेंटेशन है कॉन्सेप्ट लॉन्ग टर्म मेमोरी में, कि कॉन्सेप्चुअल रूप में चीजें स्टोर होती हैं, कॉन्सेप्ट होता है पर्टिकुलर, ठीक है। और कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट होते हैं मेंटल कैटेगरीज किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, इवेंट के लिए। मतलब हम ये बोल देते हैं ना कि अच्छा ठीक है ये बर्ड्स हैं, ये एनिमल्स हैं, या ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं, तो वो क्या हमने कैटेगराइज कर दिया चीजों को कि सिमिलैरिटी के बेसिस पे कि अच्छा ये सेम सेम दिख रहे हैं, इनको यहां पे रखते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट्स जो है उनको हम स्कीमा के अंदर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। स्कीमा हमने पियाजे में भी पढ़ा हुआ है। अब 1969 में एलन कॉलिंस और रॉस क्विलियन ने एक लैंडमार्क रिसर्च पेपर पब्लिश किया, जिसमें इन्होंने लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है वो हायरार्किकली स्टोर करती है चीजों को और एक नेटवर्क बना लेती है पूरे के पूरे स्ट्रक्चर का। ओके, वो नेटवर्क है ये, हिंदी वाले भी अपनी बुक में एक बार देख लीजिएगा। तो ये हायरार्किकल नेटवर्क मॉडल इन्होंने दिया कि अच्छा देखो ये बर्ड्स हैं, ये बर्ड्स में ये ऑस्ट्रिच है, इसके जो बर्ड्स कौन से हैं, जो जिनके विंग्स होते हैं, जो उड़ सकते हैं, फेदर्स होते हैं, या एनिमल्स के जो है स्किन, ब्रेथ्स, वो ब्रीथ कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं, मूव कर सकते हैं इधर उधर। तो ये क्या हमने कैटेगरीज बना ली हायरार्किकली। ओके, सो वो कैटेगरीज बना के आप चीजों को जब ऑर्गेनाइज करते हैं, वो इन्होंने यहां पे बताया। अब जो एलिमेंट हैं इस स्ट्रक्चर के, उनको हम नोड्स बोल देते हैं। नोड्स बेसिकली कॉन्सेप्ट ही हैं, वाइल कनेक्शन बिटवीन नोड्स जो है वो एक रिलेशनशिप शो करेंगे, तो वो अलग अलग एट्रीब्यूट या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। ओके, फर्दर अगर हम बात करें तो इट हैज बीन शोन दैट इंफॉर्मेशन कैन बी कोडेड इन अ परसेप्चुअल फॉर्मेट और इन टर्म्स ऑफ इमेजेस। तो आप ना एक इंफॉर्मेशन को, जैसे मान लो आपको किसी ने बोला स्कूल, ठीक है, या कहीं लिखा हुआ आपको दिखा स्कूल, तो एक तो आपके दिमाग में खुद के स्कूल की पिक्चर आ जाएगी, या कोई स्कूल आपने देखा होगा उसकी पिक्चर आ जाएगी, प्लस आपके दिमाग में और भी तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होगी ना कि अच्छा स्कूल में जाके जो है पढ़ाई होती है, टीचर जो है वो सबको पढ़ाते हैं, लंच टाइम होता है, हम खाना खाते हैं, तो वो कुछ एक इंफॉर्मेशन भी हो गई, ठीक है। तो कुछ चीजें वर्बली आप बता सकते हैं, कुछ चीजें विजुअली। तो जब आप वर्बल और विजुअल दोनों तरीके से जो आपने इंफॉर्मेशन देखी है उसको एनकोड करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो अब दो तरीके हो गए ना। एक तो आपने सिर्फ देख लिया बस, ठीक है, और दिमाग में बिठा ली, कोई चीज समझ लिया आपने, तो वो क्या हुआ, सिर्फ विजुअली आपने चीजों को किया। लेकिन आप देखने के साथ साथ आप बाकी इंफॉर्मेशन को भी अगर देख रहे हैं, उससे रिलेटेड नॉलेज को देख रहे हैं, और तब आप एनकोड कर रहे हैं, उसको दिमाग में समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो क्या रहेगा जी, ड्यूअल कोडिंग रहेगी। यानी आपने दो तरीकों को यूज किया है कोडिंग, जो एनकोड हम कर रहे थे उसको करने के लिए, तो ड्यूअल कोडिंग हाइपोथेसिस इसको बोलते हैं। और ये ओरिजिनली पैवियो ने जो है क्या किया है, इंट्रोड्यूस किया है, तो प्रपोज किया है, तो इनका नाम भी आपको ये वर्ड के साथ याद रखना है, ठीक है। अब जो चीजें आपको याद नहीं रहेंगी तो वो कहां जाएंगी, भूल गए ना आप, तो वो भूलने के प्रोसेस को हम फॉरगेटिंग बोलते हैं, यानी लॉस ऑफ स्टोर्ड इंफॉर्मेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, की जो इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में स्टोर थी उसको आपने लूज कर दिया, भूल गए आप उसको, ठीक है, तो वो फॉरगेटिंग रहेगा। आफ्टर मटेरियल इज लर्न्ड देयर इज अ शार्प ड्रॉप इन इट्स मेमोरी। ऑब्वियसली एकदम से आप भूलना भी शुरू करेंगे अगर आप उनको रिवाइज नहीं करेंगे तो, और यहां पे ही वो कर्व आ जाता है, फॉरगेटिंग कर्व, जो मैंने आपको फॉरगेटिंग वाली क्लास में करवा रखा है, एक बार देखिएगा उसको।
ठीक है। विस्मरण, ये आधा स आएगा जी, वो टाइप नहीं हुआ या पता नहीं क्या हुआ, विस्मरण रहेगा, यानी आप चीजों को भूल रहे हैं। तो ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एज रिजल्टिंग फ्रॉम ट्रेस डीके, इंटरफेरेंस, किसी भी वजह से, जैसे कई बार होता है ना कि आप बात कर रहे हैं किसी से भी और आप कोई बात बताने वाले थे लेकिन आप सडनली भूल गए, क्यों? क्योंकि अगले इंसान ने कोई और बात बतानी शुरू कर दी, तो वो इंटरफेरेंस की वजह से आप भूल गए। तो बहुत सारे रीजंस या कॉजेज हो सकते हैं भूलने के। ओके अब मेमोरी जो है इज नॉट ओनली अ रिप्रोडक्टिव बट अ कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। तो मेमोरी तो एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, यानी पास्ट की नॉलेज के बेसिस पे उसको मॉडिफाई करना, स्टोर कर रहे हैं आप इंफॉर्मेशन, तो आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं चीजों को। तो वो कंस्ट्रक्शन के लिए या आप फॉरगेट ना करें, मेमोरी को एनहेंस करने के लिए हमारे पास क्या चीज होती है जी? एक तरीका होता है निमोनिक्स। निमोनिक्स पढ़ेंगे इसको। स्मृति सहायक संकेत जो है ये होते हैं, ये स्ट्रेटजीज होती हैं अलग अलग चीजों की कि आप कैसे चीजों को याद कर सकते हैं। जैसे निमोनिक्स बना लेते हैं, मान लो आप जो है विबग्योर हो गया, आपने इससे याद कर रखी चीजें कि अच्छा वी से वायलेट है, आर से रेड है, तो ये क्या है? फर्स्ट लेटर आपने उठा लिए और वो एक निमोनिक बना लिया। तो ऐसे निमोनिक्स क्या है? स्ट्रेटजीज होती हैं जो आपकी मेमोरी को इंप्रूव करेंगी। ओके तो मेमोरी को एनहेंस करने के लिए निमोनिक्स। अब निमोनिक्स भी दो तरीके से हो सकते हैं। निमोनिक्स यूजिंग इमेजेस, कि आप इमेज का यूज करके कर रहे हैं, जिसमें फर्दर दो चीजें, कीवर्ड मेथड या मुख्य शब्द विधि या स्थान विधि, ठीक है, या फिर आप चीजों को ऑर्गेनाइज करके कर रहे हैं। तो एक बार इनको डिस्कस कर लेते हैं, निमोनिक्स किस किस तरीके से हो सकते हैं। तो निमोनिक्स जब आप इमेज का यूज करके निमोनिक्स बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे कीवर्ड मेथड, मुख्य शब्द विधि, तो अब क्या किया, इसमें बहुत अच्छा एग्जांपल दे रखा है कि हमें ना एक मान लो एक फॉरेन लैंग्वेज सीखनी है, तो कीवर्ड मेथड अगर हम यूज कर रहे हैं और मान लो इंग्लिश हमें आती है, ठीक है, अगर मुझे इंग्लिश आती है तो मुझे क्या सीखना है? स्पेनिश में सीखना है कोई भी वर्ड, ठीक है। तो एक वर्ड होता है स्पेनिश में डक, डक को बोलते हैं पैटो, PATO। ओके तो अब मुझे इंग्लिश तो आती है, तो इंग्लिश में मैंने सोचा पोट, पोट क्या होता है? जो मटका बोल देते हैं जिसको, या बर्तन लगा लीजिए कोई, ठीक है। सो हम ये सोच के हम ये इमेजिन कर रहे हैं कि उस पोट में जो है पानी है और पानी में क्या है? डक है, और उस डक को स्पेनिश में क्या बोलते हैं? पैटो। तो आपने क्या किया, चीजों को ऐसे रिलेट कर लिया, मतलब इंग्लिश में जो वर्ड है पोट, उसको डक नहीं बोलते, लेकिन आपने उस पोट को कहीं ना कहीं कनेक्ट करके आपने पैटो वर्ड जो है वो याद रख लिया, क्या कि स्पेनिश में डक को पैटो बोलते हैं। कई बार होता है ना कि हम अपने मतलब अपना पढ़ते पढ़ते कोई भी चीज को कहीं से भी कनेक्ट करके और याद कर लेते हैं, ठीक है। तो वो जो हमारा पर्सनल कनेक्शन होता है ना किसी भी चीज के साथ, वो भी एक निमोनिक्स में आ जाता है। कीवर्ड मेथड है ये, जिसमें मुख्य शब्द जो है उसका आप इस्तेमाल करके इंग्लिश या किसी और भी लैंग्वेज का। सो बेसिकली ये बोलना चाह रहे हैं कि ये अच्छा मेथड है। अगर हम रोट मेमोराइजेशन से और रट्टाफिकेशन से इसको कंपेयर करें तो उस हिसाब से तो अच्छा ही है कि आपने कहीं ना कहीं से कुछ कनेक्ट करके निमोनिक्स बना के चीजों को याद किया है। ओके तो एक ये तरीका हो गया। एक है मेथड ऑफ लोकई, यानी कि स्थान विधि, कि कहां पे क्या चीज है। जैसे मान लो आप बाजार जा रहे हैं और आपको ये याद रखना है कि आपको ब्रेड लेके आनी है, टमाटर लेके आने हैं, तो अब आप क्या करेंगे, जैसे जैसे बाजार में जाएंगे ना, तो आपको ये ध्यान है कि ब्रेड जो है वहां पे रखी होती है अपनी किचन में, वहां टमाटर रखे होते हैं, वहां ये, तो आपके दिमाग में मेंटली आपने वो चीज बना ली कि कहां पे क्या चीज रखी होती है। और फिर जब आप मार्केट में जाएंगे तो आप देखते हुए जाएंगे, तो फिर आप जैसे जैसे देखते जाएंगे मेंटली आपको वो चीजें याद आ जाएंगी कि अच्छा ठीक है, ब्रेड ये रही, ये अंडे रहे, ये टमाटर रहा, ये चीजें हमें लेके जानी थी। ओके सो वो सारी चीजें आपको स्थान पे, उसके पर्टिकुलर जगह पे रखी हुई इमेजिन हो रही है कि वहां रखी होती है ये चीज और वो लेके आनी है। ओके सो ये भी एक एग्जांपल है कि स्थान के बेसिस पे, जो चीज जहां होती है उसके बेसिस पे आप क्या कर रहे हैं, निमोनिक्स बना के उसको याद करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब निमोनिक्स को हम ऑर्गेनाइजेशन का यूज करके भी कर सकते हैं, मतलब आप कैसे चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं, कैसे चीजों को समझ के याद करने की कोशिश करते हैं। जैसे चंकिंग मेथड है, चंकिंग यानी खंडनीय विधि, की आप चंक्स में, पार्ट्स में, स्मॉलर स्मॉलर पार्ट्स में इंफॉर्मेशन को याद कर रहे हैं और फिर उसको कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही फर्स्ट लेटर टेक्निक, यानी पहला लेटर, जैसे विबग्योर मैंने एग्जांपल दिया था कि आपने कोई भी, जैसे हम कई बार ये भी बताते हैं ना, वो हर्बर्ट है या कोई भी मॉडल हो गया आपका, तो हर एक मॉडल में आप अपने तरीके से भी फर्स्ट लेटर टेक्निक का यूज कर सकते हैं। और पहला लेटर उठाया कि अच्छा ठीक है, ये है, ये निमोनिक्स याद हो गया, ठीक है। देन एंगेज इन डीप लेवल प्रोसेसिंग, यानी जब आप उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं और याद करनी, तो आप उसको इस तरीके से समझें कि वो चीज आपको डीप में समझ आ रही है। अगर डीप में समझ आएगी तो ऑटोमेटिकली याद रहेगी वो,
ठीक है। देन आप यूज कर सकते हैं मिनिमाइज इंटरफेरेंस, कि जो जो चीजें इंटरफेयर कर रही हैं, जो जो याद नहीं हो रही है, उस तरीके से उस इंटरफेरेंस को हटा दीजिए, कम कर दीजिए। गिव योरसेल्फ इनफ रिट्राइवल क्यूज, कि आप जब इंफॉर्मेशन को रिट्राइव कर रहे हो, वापस से पुनरुद्धार उसका कर रहे हो, तो आप इनफ क्यूज रखिए, मतलब वो जो संकेत होते हैं ना, उनको रखिए कि अच्छा ठीक है, ये दिखे तो ये याद आ जाएगा, ये दिखेगा तो ये याद आ जाएगा, ठीक है। तो वो इनफ क्यूज आपके पास होने चाहिए, ठीक है। तो ये हमने क्या पढ़ लिया जी, मेमोरी पढ़ ली, फॉरगेटिंग पढ़ लिया, फिर हमने निमोनिक्स भी पढ़ लिया। तो आपको अगर कुछ भी समझ नहीं आया हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट प्लीज कमेंट करके बताइएगा। अगर उनको नहीं समझ आ रहा अभी भी, तो फिर मैं हिंदी में वर्ड्स जो है वो स्लाइड में लिखना बंद कर दूंगी। आप जो है बुक से डायरेक्ट पढ़ सकते हैं, उसमें इतना कुछ समझने वाली चीज होती भी नहीं। बाकी हिंदी में मैं समझा रही हूं आपको। ओके, so this was all about today. Thank you so much for watching. Be happy, keep smiling, subscribe to Inculcate Learning because it is absolutely free, and be consistent in your studies.